हमारी सैलरियों में जा रहे हैं। कितने मुलाजिम? 33 मुलाजिम, 33 मुलाजिम दिए हुए हैं, गाड़ी दिए हुए हैं, बंगला दी हुई है, पुलिस फ्यूल फ्री है उनका। तो वो कह रहे हैं अच्छा, फ्यूल तक का पैसे गवर्नमेंट उठाती है। अच्छा, जब आपकी अच्छी खासी सैलरी है तो फिर आपको फ्यूल क्यों फ्री दिया जाए? हेल्थ के हवाले से भी उन्होंने कहा। अच्छा, एक आम आदमी जब 25-30 हज़ार 40 हज़ार कमा रहा है, उसके पास पेट्रोल फ्री नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं मज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करके, अगर माँ बाप है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दूसरों के साथ शेयर कर लें, डांस ना करें, दोबारा बेल आइकन को प्रेस करें, दोबारा वीडियो तो देखें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो आज की हमारी वीडियो है हाउ इंडियन पॉलिटिशियंस आर रिच। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स हाउ रिच इंडियन पॉलिटिशियंस आर। दोबारा से आते हैं। ओके गाइस, तो आज की हमारी वीडियो का टाइटल है हाउ रिच इंडियन पॉलिटिशियंस आर। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हाउ मच मनी डू इंडियन पॉलिटिशियंस मेक, सैलरीज ऑफ इंडियन पॉलिटिशियंस। स्टार्ट करते हैं। सोचिए, अगर आपके घर में जो बाई आती है वो क्या काम करती है आपको पता ही ना हो, कितनी सैलरी लेती है आपको पता ही ना हो, इनफैक्ट रोज काम को आती भी है या नहीं आपको पता ही ना हो, तो आप खुद को क्या कहेंगे? अबे साले, हमारे पॉलिटिशियंस कितना पैसा कमाते हैं, उन्हें क्या क्या पर्क्स मिलते हैं और इससे एज अ टैक्स पेयर आपकी जेब को क्या फर्क पड़ता है? सवाल काफी इंटरेस्टिंग है और जवाब उससे भी ज्यादा। चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि हमारे ये सेवक कितना पैसा कमाते हैं। आई नो कि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये है सारे चैप्टर्स, बट आई वुड हाईली रेकमेंड आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि उनकी भी ये जानकर बहुत जलने वाली है। चैप्टर 1, डेमोक्रेसी का कड़वा सच। डेमोक्रेसी एक काफी सुंदर शब्द है जो हर किसी को शिप का कैप्टन बनने का मौका देता है, किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, भले वो इंसान शिप का कैप्टन बनने के लिए क्वालिफाइड हो या ना हो। आपको क्या लगता है एक एमएलए बनने के लिए कितने एजुकेशन की जरूरत होती है? ग्रेजुएशन नहीं। 12th पास? नहीं। 10th पास? बिल्कुल नहीं। आपको किसी भी तरह की एजुकेशन की जरूरत ही नहीं है। ये शायद उस जमाने के लिए ठीक था जब भारत जस्ट आजाद हुआ था, तब हमारा लिटरेसी रेट बस 12% था। आज वो ऑन एन एवरेज 74% तक पहुंच गया है। मुझे बेवकूफ कहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी का गोल अपने सारे पॉपुलेशन को एजुकेटेड बनाना होना चाहिए, एक अनएजुकेटेड पर्सन को लीडर बनाना नहीं। और ये कब होगा? तभी जब मेजॉरिटी लीडर्स जो हमारे कायदे कानून बनाते हैं वो खुद पढ़े लिखे हों, पढ़ाई का इंपॉर्टेंस जानते हो। चैप्टर 2, सिविक्स का क्रैश कोर्स। जल्दी से एक क्विक रिवीजन करते हैं। 2 तरह के डेमोक्रेसीज होते हैं। एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां लोग सीधा अपने हेड ऑफ स्टेट को चुनते हैं, फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड, और दूसरी होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां लोग अपने पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, जो आगे बढ़कर प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं। सिमिलरली स्टेट लेवल पर लोग अपने लेजिस्लेटिव असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, जो फिर मिलकर अपना चीफ मिनिस्टर चुनते हैं। भारत एक इनडायरेक्ट यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जहां आप ये डिसाइड नहीं करते कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, लेकिन आप ये डिसाइड करते हैं कि आपके एरिया से आपकी प्रॉब्लम्स को लोकसभा या विधानसभा तक कौन पहुंचाएगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। फोकस करते हैं सैलरीज पर। एमएलएस की सैलरी, एमपीएस की सैलरी, प्राइम मिनिस्टर की सैलरी और प्रेसिडेंट की सैलरी भी। आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर, हमें लगा था कि सैलरी डिसाइड करते हुए कोई लॉजिक होगा, जितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही सैलरी भी बढ़ेगी, लेकिन लॉजिक और सैलरी एक दूसरे से उतने ही दूर है जितना बॉलीवुड ऑस्कर जीतने से। चैप्टर 3, ये नेता बहुत पैसे है लेता। हर स्टेट के एमएलएस की सैलरी अलग अलग होती है और उनमें भी अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले आती है बेसिक सैलरी, उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस, यानी आपके एमएलए को एक बहुत बड़ा एरिया कवर करना होता है जिसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है जिसमें खर्चा होता है, तो ये खर्चा भी उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। वैसे ही कन्वेंस अलाउंस और टेलीफोन अलाउंस भी होता है। प्लस एक एमएलए अकेला थोड़ी काम कर सकता है, उन्हें सेक्रेटरी रखने पड़ते हैं, उनका भी अलाउंस अलग से होता है। ऐसे करके बेसिक सैलरी के ऊपर कई सारे अलाउंसेस डालकर एक अच्छा खासा पैकेज हर एमएलए के लिए बन जाता है। कुछ समय पहले दिल्ली के एमएलएस की सैलरी बढ़ी, आज उनकी सैलरी कितनी है देखते तो हैं। बेसिक सैलरी 12,000 से 30,000 होने वाली है। सिमिलरली सारे अलाउंसेस भी बढ़ने वाले हैं। और ये हुई सिर्फ एमएलएस की बात। अगर कोई एमएलए मिनिस्टर वगैरह बन गया तो उनकी सैलरी भी बढ़ती है। वीडियो पॉज करके आप इसे ठीक से पढ़ सकते हैं और जेलस हो सकते हैं कि आप मिनिस्टर नहीं है। बुरा लगता है भाई आप लोग भी। प्लस हर एमएलए को अपनी फैमिली के साथ घूमने फिरने के लिए 1 लाख तक का ट्रैवल
फ्री। बट वेट, दिल्ली को टारगेट क्यों करना? उनके एमएलए की सैलरी टॉप 10 स्टेट्स में है ही नहीं। टॉप पर है तेलंगाना, जहाँ पे एक साधारण एमएलए को हर महीने अलाउंसेस मिलाकर 2,75,000 रुपीज मिलते हैं। महाराष्ट्र में ये नंबर 2,30,000 है। क्या कीजिएगा इस धनराशि का? चैप्टर 4, बड़े लोग। एक एमपी की बेस सैलरी 1 लाख रुपए होती है। उसके ऊपर उन्हें कई बेनिफिट्स अलाउंसेस के रूप में मिलते हैं। इन टोटल हम हर एमपी पर 2,96,000 रुपीज खर्च करते हैं। कोविड के समय 1 साल के लिए एक ऑर्डिनेंस पास करके ये नंबर 2,31,000 कर दिया गया था। हर एमपी को रहने के लिए रेंट फ्री घर मिलता है, शॉफर ड्रिवन गाड़ी मिलती है और मेडिकल ट्रीटमेंट का भी खर्चा सरकार उठाती है। प्लस कोई भी एमपी अपना आईडी कार्ड दिखाकर ट्रेन में फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर सकता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर की सैलरी है सिर्फ 2 लाख रुपए। इसका मतलब है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की सैलरी कई स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर से भी कम है। चीफ मिनिस्टर्स को खुद की सैलरी के साथ साथ एक एमएलए की सैलरी भी मिलती है। मस्त प्लान है। प्रेसिडेंट की सैलरी है 5 लाख रुपए। एक प्रेसिडेंट को रिटायर होने के बाद हर महीने 1.5 लाख रुपए का पेंशन मिलता है और फिर रिटायर होने के बाद पूरी लाइफ टाइम के लिए रहने के लिए एक बंगला भी मिलता है। अगर आप कभी भी एमपी बने और 5 साल कंप्लीट किए तो आपको मिनिमम 20,000 रुपीज का पेंशन फुल लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। इन टोटल 4 सालों में सरकार ने 1,997 करोड़ सिर्फ एमपीज के सैलरी पर खर्च किए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज तक सिर्फ एक एमपी ने रिटायर होने के बाद अपना पेंशन लेने से इनकार किया, अग्री किया है कि उन्हें इस अमाउंट की जरूरत नहीं। ये अमाउंट देश की भलाई के लिए काम आ सकती है। रिमेंबर, जस्ट वन। चैप्टर 5, कहना क्या चाहते हो? अब आप पूछेंगे, अरे कहना क्या चाहते हो? आज के टाइम हर एमपी, हर मिनिस्टर की सैलरी इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट होती है। हर 5 साल बाद नए एमपीज इलेक्ट होते हैं तो उनकी सैलरीज भी बढ़ती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग 5% से बढ़ी तो उनकी सैलरी भी उतनी ही बढ़ती है। यानी इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हमारे लीडर्स पर नहीं होता। अच्छी बात है, लेकिन क्या ये सेम लॉजिक देश के हर सिटीजन पर लागू होता है? सिमिलरली, जो लोग इस देश को चलाने के लिए पैसे देते हैं, यानी टैक्स पेयर्स, आप और मैं, क्या उन्हें ये सेम फैसिलिटी मिलती है? भारत के सबसे बड़े फिलोसोफर ने एक फिलोसॉफिकल मंच पर काफी सही बात बोली है। साडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। तो क्या करें, देश छोड़ दें, क्रिटिसाइज करते बैठे, या सोफे पर बैठकर कहें इस देश का कुछ नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं, लेकिन सही सवाल करें। कॉलेज में 75% अटेंडेंस कंपलसरी होती है, नहीं तो पनिशमेंट मिलती है। तो पार्लियामेंट में क्यों नहीं? अगर पार्लियामेंट में आने के लिए डेली अलाउंस मिलता है तो पार्लियामेंट में न आने के लिए डेली पैसे कटने चाहिए। ये इमेज ये रिवील करता है कि कौन से स्टेट के एमपीज पार्लियामेंट में कितनी बार आते हैं, क्या अटेंडेंस रखते हैं और कितने सवाल करते हैं। वैसे ही आज जो लीडर्स इलेक्ट होकर आए हैं उनमें से 60% पर केसेस हैं, 20% सीरियस ऑफेंसेस है। इसमें मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर भी शामिल है। सोचिए, अगर आप एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे होते और आपके ऊपर ये सारे सीरियस केसेस चल रहे होते तो क्या आपकी नौकरी रहती? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 102 में उन क्राइटेरिया को मेंशन किया है जिनके थ्रू किसी एमपी को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इस लिस्ट में क्रिमिनल ऑफेंसेस ऐड होने की जरूरत है। जैसे हर 5 साल बाद कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से एमपीज की सैलरी बढ़ती है, वैसे ही कुछ सालों में टैक्स लिमिट्स ऑटोमेटिकली बढ़ने चाहिए जिनसे टैक्स पेयर्स को कुछ राहत मिले। A few years ago, the Prime Minister asked people to give up LPG subsidy voluntarily, and I feel that was a good move. At the same time, मुझे लगता है कि ये ऑप्शन MPs के लिए भी अवेलेबल होना चाहिए, एक्स प्रेसिडेंट्स के लिए भी होना चाहिए, जिन्हें इस पेंशन की जरूरत नहीं है, जिन्हें इन अलाउंसेस की जरूरत नहीं है, उन्हें वॉलंटरली इसे गिव अप करना चाहिए। What do you think? Tell us in the comments below. अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, भारत कैसे काम करता है, ये थोड़ा बेहतर समझ आया तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपको भारत के बारे में नेगेटिव फील कराने के लिए बिल्कुल नहीं है। एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए है, इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए। द थिंग इज, मुझे लगता है कि इंडिया का प्रॉब्लम यही है दैट वी डोंट केयर। वी यानी गुड पीपल लाइक यू एंड मी डोंट केयर एंड वी शुड केयर। खुद को पूछिए कि आपको ये वीडियो देखने के बाद क्या इमोशंस फील हो रहे हैं? गुस्सा आ रहा है, सैड फील हो रहा है, सरप्राइज लग रहा है, कुछ तो फील हो रहा होगा। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी वांट। वी वांट यू टू फील समथिंग, anything, because you only feel things for the things you actually care about. हमारा नेता हमारा लीडर होने के साथ साथ हमारा सेवक भी है, हमारे लिए काम करता है, हमसे सैलरी लेता है और हमसे ही अकाउंटेबिलिटी भी रखता है। और इसीलिए हमें ये पता होना जरूरी है कि हर महीने हम हमारे पीस ऑफ माइंड के अलावा उन्हें क्या क्या देते हैं। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हाथ कैसे मारेंगे? क्या करेंगे? जब भी वीडियो खत्म होती है ना, ये हाथ लेकर आते हैं, बू करते हैं। तो मैं इतनी जैसे ही सोच रही थी, जब मैं कहती आप फर्क पड़ता है ये बोलेंगे, तो जैसे ही बोलेंगे मैंने
ना हाथ कैसे मारेंगे, कैमरा तो बहुत दूर है, तो उसने इशारा किया यानी हाथ। जी जनाब। अच्छा, इसमें तो कोई भी शक नहीं है। अच्छा, इस तरह के हादसा होता क्यों, इसकी क्या वजह है, आप बताएं। क्या कि MPA MNAs जो हैं, इनकी सैलरीज़ वगैरह हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, सैलरी के साथ साथ इन्हें अच्छा खासा अलाउंस मिलता है, बहुत अच्छा खासा घर दिया जाता है, गाड़ी दी जाती है और मेडिकल वगैरह ये वो, जबकि और लोगों को ये हिसाब किताब नहीं होता। तो इसकी आप पहले वजह बताएं, फिर मैं बताऊं क्या चीज़, इसकी क्या वजह है कि इनके साथ इतना ज़्यादा ही बेहतर तरीके से क्यों चला जाता है। तो जाहिर सी बात है वो मुल्क को आगे लेकर जा रहे हैं, वो मुल्क के लिए सोच रहे हैं। इतनी ज़्यादा सैलरी, इतना ज़्यादा अलाउंसेज और टैक्स भी इनके ऊपर नहीं होता, इतना कुछ भी मसले मसाइल नहीं। टैक्स तो पे करते हैं, टैक्स पेयर तो होते हैं। अच्छा, बाकी मुझे तो ये लगता है, और दूसरी बात ये है कि कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो भी सैलरीज दी जा रही हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, मतलब इतना ये डिज़र्व करते नहीं हैं। अब वो मैं किसी एक कंट्री के हवाले से बात नहीं करी, पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, किसी एक कंट्री के हवाले से बात नहीं करी। असल में ये सोच अभी नहीं आई, ये सोच मुझे बहुत पहले आई कि एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ कि हमारे PM की सैलरी जानने का मुझे, तो तब मैं दंग रह गई। आपको पता है 13 लाख, सही 13 लाख या पता नहीं 12 लाख ऐसी कुछ बहुत ज़्यादा सैलरी थी। तो मैं हैरान हो गई, मैंने कहा ये करते क्या है। सिर्फ मुल्क को, चलो ठीक है आप डिसीजंस लेते हो, आप मुल्क को चलाते हो, वो भी हमारे यहाँ तो माशाल्लाह से बड़े अच्छे तरीके से चलाया जा रहा है। तो खैर उसके आपको इतने ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, शायद कोई और इतना नहीं कमाता होगा। कोई आम आदमी तो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि उसको 13 लाख या 12 लाख की कोई जॉब मिलेगी। तो इनकी सैलरी इतनी ज़्यादा क्यों होती है, तो मुझे दिल से बुरा लगा था। दूसरी बात ये है कि वाकई सही कहा उन्होंने कि हमें जानने का हक है, क्योंकि हमारे टैक्सेस के पैसों से ही तो इनको मिलता है ना। तो हमें पता होना चाहिए पार्लियामेंट में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जैसे हम स्कूल में बहुत अच्छी मिसाल दी कि हम एब्सेंट होते हैं तो हमें पनिशमेंट मिलती है, तो इस तरीके से इनकी भी सैलरीज में से पैसे कट होने चाहिए, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये पाबंदी से आए पार्लियामेंट में। असल में होता क्या है कि इनके साथ इतने सारे सहूलतें इसलिए हैं कि सबसे पहले तो इस तरह के लॉ बनाने वाले ये खुद लोग हैं, ठीक है। अपनी सैलरियां तय करने वाले खुद ही ये लोग हैं। पार्लियामेंट में कानून पास कर लिया, जितने भी MP MNAs हैं, मिसाल के तौर पे एक पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट के जितने ज़्यादा लोग एक बिल को ओके करेंगे वो बिल पास हो जाएगा। अब वो सारे बिल अपने हवाले से क्यों पास करवाएंगे, क्यों नहीं पास करवाएंगे। तो आप ये कहना चाह रहे हो ऑब्जेक्शन ज़ीरो है ना, ऑब्जेक्शन ज़ीरो है, क्योंकि सारे MLA वही चाहेंगे, वही सबका ही फायदा है, सबका ही फायदा। और दूसरी बात ये, तो आप ये कहना चाह रही है ये शुरू से चलता आ रहा है, ये इस तरह चलता आ रहा अभी है कि जिस चीज़ से हमें फ़ायदा है वही हम अप्लाई करवा लें अपने कंट्री में। अच्छा, यहाँ तक तो अभी यहाँ तक भी हुआ था कि अभी जो गवर्नमेंट आई थी कह रहे थे कि इनके ऊपर बड़े केसेस हैं, तो केसेस देखने वाली नैब होती है, तो इन्होंने ये किया कि नैब का इदारे ख़त्म कर दिया, उस इदारे को ही तोड़ दिया, उस इदारे को, यानी मिसाल के तौर पे कि जो चीज़ हमें तकलीफ़ दे। अच्छा, फिर इसी तरह यही कानून बना सकते हैं, इसी तरह पार्लियामेंट में लॉ ला सकते हैं, पार्लियामेंट में। अच्छा, यानी काला करें सफ़ेद करें, हाँ, कोई देखने वाला नहीं है। ऐसा। अच्छा, मोदी जी के हवाले से एक वीडियो देखी थी जिसमें कहा था उन्होंने कि मुझे नहीं चाहिए, वो अपनी सैलरी भी लेने से इनकार कर रहे थे, और अपना जितना भी मतलब उनके बैंक में जितनी भी रकम थी वो भी कह रहे थे कि लोगों के लड़कियों की शिक्षा पे लगा दी जाए, जबकि उनको बहुत ज़्यादा फोर्स भी किया जा रहा था कि नहीं आपको रखना चाहिए, या आपकी मेहनत की कमाई है। तो फिर भी उन्होंने कहा मैं क्या करूँगा। तो अगर ऐसे पॉलिटिशियन, क्योंकि मोदी जी के हाथ में भी सब कुछ है, तो आप सही कह रहे हैं कि करप्ट हैं, नीचे का दर्जा करप्ट है, MLAs MPs करप्ट हैं, मैं मान लेती हूँ, तो क्या PM कुछ नहीं कर सकता है इन मामलात को लेकर? देखिए मुझे, क्योंकि उन्होंने खुद भी कहा कि उनको त्याग देना चाहिए, जिनको नहीं है ज़रूरत इतनी फैसिलिटीज़ की, जिनको नहीं चाहिए, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, तो वो इतनी मोटी मोटी रकमों का क्या कर रहे हैं। देखिए, जो देश, अगर इंडिया की बात करते हैं, जिस देश की GDP बेहतर है, तरक्की कर रहा है, वहाँ तो चलो एक सर्वाइव कर सकता है कंट्री, लेकिन जहाँ पे इतने हालात ख़राब हों कि आप 1 बिलियन के लिए दूसरे कंट्रियों के पास जा रहे हो, वहाँ के MP और MNAs की इतनी ज़्यादा सैलरी हो, उनके पीछे आपको पता है एक MNA MPA के साथ कितने मुलाजिम बताए, पूरी लिस्टें आ रही हैं। अच्छा, अब पाकिस्तान में इस तरह के छोटे छोटे पोस्टर, छोटी छोटी चीज़ें वायरल हो रही हैं कि आपका MP MNA कितनी सैलरी ले रहे हैं, आपको कितना नुकसान। ये हमारा ही पैसा है ना, आवाम का पैसा है। अच्छा, 1 बिलियन के लिए हम दर के ठोकरें खा रहे हैं, और इधर अगर देखा जाए तो लाखों हज़ारों डॉलर जो हैं वो हमारी सैलरियों में जा रहे हैं। कितने मुलाजिम,
कितने? 33 मुलाजिम, 33 मुलाजिम दिए हुए हैं, गाड़ी दिया हुआ है, बंगला दी हुई है, पुलिस फ्यूल फ्री है उनका। तो वो कह रहे हैं अच्छा, फ्यूल तक का पैसे गवर्नमेंट उठाती है। अच्छा, जब आपकी अच्छी खासी सैलरी है तो फिर आपको फ्यूल क्यों फ्री दिया जाए? हेल्थ के हवाले से भी उन्होंने कहा। अच्छा, एक आम आदमी जब 25-30 हज़ार 40 हज़ार कमा रहा है, उसके पास पेट्रोल फ्री नहीं है, उसके पास एजुकेशन फ्री नहीं है, उसके पास हेल्थ फ्री नहीं है, तो फिर जिसकी 10-10 8-8 लाख तनख्वाह हैं तो उनको क्यों, मतलब क्या वो मजबूर हैं, क्या वो परेशान हैं, क्या नहीं, वो एक अलग ही मखलूक है। वो कहा था उन्होंने साडा कुत्ता टाढ़ा कुत्ता टॉमी, तो ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था और इन बातों को ही लेकर हुआ था। ये जो फ़र्क है, फ़र्क क्यों है? बिल्कुल अच्छा, ठीक है, हमारे ही पैसे हैं, लेकिन वो वही कर रहे हैं ना, मौजे कर रहे हैं। दूसरी बात ये, मैंने मोदी जी की बात इसलिए करी क्योंकि मैंने देखा वो वन मैन आर्मी है, वो जिस चीज़ के पीछे पड़ जाए तो पड़ जाते हैं, और गलत को मैंने देखा है कि वो कभी नहीं सराहते। तो आपने जैसे कहा कि ये खुद ही पास करवा देते हैं, तो क्या इसके ऊपर पीएम का कोई नहीं हो सकता? देखिए, मैं बता रहा हूँ, चल नहीं सकती पीएम। मैं बता रहा हूँ, पार्लियामेंट में जितने ज़्यादा वोट आते हैं, सब जो बिल आता है, तो जिसकी मेजोरिटी जो ओके करती है तो वो करना पड़ता है। सही, अक्सरियत हो, यानी वही डेमोक्रेसी हो गई। हाँ, यही होता है। तो खैर ये है कि मैं ये दोबारा दोहरा रहा हूँ कि जो देश तरक्की कर रहा है, जिसके हालात बेहतर हैं, तो वहाँ पर एक मुनासिब सैलरियाँ समझ में भी आती हैं। लेकिन उस देश का क्या करें कि जो खुद, मतलब क्या बोलें, कि जिसके इतने बुरे हालात हैं, कमर टूटी हुई है, और फिर वो भी मैं पता नहीं, मैं ये इशू, ये वाला इशू मुझे याद है, आई थिंक 13 लाख ही था, और मैं हैरान हो गई थी। अच्छा, प्रेसिडेंट यहाँ पे तो फिर भी बहुत कम है, 2 लाख प्राइम मिनिस्टर की है, मैं कहूँगी कुछ भी नहीं है। 2 लाख तो नॉर्मली ऑफिस के लोग भी कमा लेते हैं, यहाँ पे 2 लाख सैलरी होती है, 2-2.5 लाख। और दूसरा 5 लाख प्रेसिडेंट की, यानी कि पीएम से ज़्यादा प्रेसिडेंट की होती है। और फिर जब बाद में जब वो रिटायर हो जाएंगे तो 1 लाख तक उनकी पेंशन भी होगी। तो मैं हैरान हूँ। अच्छा, एमएलए और एमपीएस की 20,000 तक पेंशन भी होगी। बिल्कुल। अच्छा, बंगला भी मिलेगा। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाली वीडियो जो है ना, हमारे यहाँ जो इस वक्त जो है ना, बड़ा मतलब गवर्नमेंट वाले मामले, सैलरियों वाले मामले, जैसे IMF से लोन नहीं आ रहा, तो लोग इस तरह की चीज़ें वायरल कर रहे हैं। किस तरह की कि हमारे जो ये सरकारी ऑफिसर हैं या ये लोग हैं, इनकी सैलरी 1-1 महीने की ख़त्म कर दो, डोनेशन में डाल दो, मुल्क को परेशानी है, मुल्क में तो हाँ, ये कर सकते हैं ना। तो ये इस तरह की वीडियो वायरल हुई है, इस तरह की जो स्टेटस बना के लोगों ने वायरल किए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी वीडियो इसी वजह से बनी है कि ये चीज़ें पाकिस्तान में वायरल होते होते हर जगह चली जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको इस तरह का मतलब कंटेंट मिला, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, जुलाई में ही बनी है, अभी ही बनी है, 14 से 16 जुलाई को, तो अनकरीब की ही वीडियो है, ये नहीं है, पुरानी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अगर हम थोड़ी देर के लिए सपोज कर लेते हैं, सारे पॉलिटिशियन बड़े अपने अपने बिहाफ पे काम कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा, कमबख्ती आ गई है, मनूसियत छा गई है हम पर, हम नहीं कर पा रहे, तरक्की नहीं कर पा रहे, हम पनप नहीं पा रहे। मैं आपको एक बात बोलूँ कि ये अपनी प्रॉपर्टीज़ का कुछ हिस्सा ही दे देना, तो आप यकीन करें, हम जो मकरूज़ है ना, ख़त्म। हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई मतलब इमरान खान बहुत, उनके दिल में बड़ा दर्द है, आवाम को लेकर उनके सीने में बड़ा दर्द है, ठीक है। ये जो नवाज़ हैं, ये कहते हैं हमारे दिल में बड़ा दर्द है आवाम को लेकर, पाकिस्तान के हम बड़े सगे हैं, तो कुछ नवाज दें। कुछ नवाज दें। पीपी तो मैं कहूँगी कि 10% भी दे दे तो बस हमारे वारे नहीं आ रहे। तो ये बात सही है। और 1-1 महीने की अगर इनकी सैलरियाँ भी वगैरह कट हो जाए, बहुत फ़र्क हो जाएगा। लेकिन वही बात है ना, बस मुंह से बोलने की हद तक है। एक अच्छी और अवेयरनेस वाली वीडियो थी कि हमारा पैसा कहाँ जाता है और हमारे ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं उनकी सैलरियाँ क्या है, उनकी लाइफ क्या है। एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।